शुरू हुई है, जो न्यू लाइव बैच आज से शुरू हो रही है, उसमें आप क्लास नंबर 1 देख रहे हैं। डेमो क्लास है ये, पैथोलॉजी फर्स्ट का। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है पैथोलॉजी फर्स्ट, जो आपके थर्ड सेम में सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो बैच है बेटा, जिसमें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, पहले हम जो सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं वो है हमारा पैथोलॉजी फर्स्ट। पैथोलॉजी अपने आप में एक टिपिकल सब्जेक्ट है। इसको समझने के लिए आपका एना फिजियो का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट सेम का भी आज से ही शुरू होगा बेटा। फर्स्ट सेम का भी आज से ही बैच शुरू हो रहा है। थर्ड सेम और फर्स्ट सेम आज से हो रहा है, और फोर्थ सेम और सिक्स सेम नेक्स्ट मंडे से हो रहा है। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये जो पैथोलॉजी है, इसके लिए आपका एना फिजियो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब पैथोलॉजी फर्स्ट की अगर बात करें, पैथोलॉजी फर्स्ट की बात करोगे तो सिलेबस बहुत छोटा दिखता है कि मात्र 3 यूनिट है, लेकिन 3 यूनिट में है तो 3 यूनिट सिर्फ। लेकिन आपको बताऊं, इसमें से यूनिट नंबर 1 जो है, आपको पता है इस यूनिट नंबर 1 में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूरे टॉपिक्स नहीं बोल रहा मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रहा हूं। 22 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये यूनिट थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, तो उसको आराम से हमको समझना होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर वन का हमारा नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहां पर सबसे पहले तो पैथोलॉजी वर्ड को समझो कि पैथोलॉजी है क्या, पैथोलॉजी मतलब होता क्या है। तो जैसे कोई बीमारी है, ठीक है, तो वो बीमारी किस वजह से हो रही है, हमारे किस ऑर्गन से उसका जन्म हुआ है, या वो किस प्रकार की बीमारी है, ये हम लोग जिस मेडिकल साइंस की ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। या अदर शब्दों में ये बोल सकते हैं कि पैथोलॉजी में हम किसी भी बीमारी का नेचर समझते हैं, उसके कॉज को समझते हैं, उसके ओरिजिन को समझते हैं। अब हमें अगर किसी बीमारी का कॉज अगर समझना है, या हमें यह समझना है कि उस बीमारी का नेचर कैसा है। नेचर कैसा है मतलब वो बीमारी की वजह से हमारे शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, उसको बोलेंगे उसका नेचर, है ना। तो अगर हमें किसी भी बीमारी का, किसी भी डिसीज का अगर नेचर समझना है, उसका कॉज समझना है, तो सीधी सी बात है, हमको कुछ चीजें चेक करनी होगी। मतलब हमें जो है, हमारे जिस बॉडी ऑर्गन में वो डिसीज है, उस बॉडी ऑर्गन को चेक करना होगा, उस बॉडी ऑर्गन के टिश्यू को चेक करना होगा। तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये बीमारी की वजह से इस ऑर्गन की ये वाली टिश्यू खराब हो रही है। तो ये सब जो स्टडी होती है, जिसमें हम ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं, टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम डिसीज का नेचर पता कर पाए, उसका कॉज पता कर पाए, उसका ओरिजिन पता कर पाए, इसी को कहते हैं पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी हमारे नर्सिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ी बात ये तो भैया पैथोलॉजी लैब वालों को पढ़ना चाहिए, हम लोग क्यों पढ़ रहे? देखिए, सबसे पहली बात कि एज अ नर्स आपको डॉक्टर से थोड़ा कम नॉलेज होता है। आप भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, है ना। तो जब भी हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें डिसीज के नेचर के बारे में समझने का मौका मिलता है। कैसे मौका मिलता है? तो हम लोग जो है डिसीज के कॉज को समझ पाते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। फिर हम समझ पाते हैं कि ये बीमारी शरीर के अंदर में डेवलप कैसे होगी, मतलब उसको कहेंगे पैथोजेनेसिस, कि वो शरीर में डेवलप कैसे हो रही है। फिर उस बीमारी की वजह से हमारे शरीर के ऑर्गन्स या टिश्यू में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहेंगे। और ये हमारे बॉडी के फंक्शंस को कैसे अफेक्ट कर रही है, उसको कहेंगे क्लिनिकल इफेक्ट्स। क्या कहेंगे? क्लिनिकल इफेक्ट्स, या इसको कह सकते हैं सिम्टम्स। क्या कह सकते हैं बेटा? सिम्टम्स, है कि नहीं? सिम्टम कह सकते हैं। तो ये अपने आप में ये सारी चीजों को समझने का हमें पैथोलॉजी के सब्जेक्ट में मौका मिलता है। जैसे हमने बोल दिया कि भैया हम जो है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं। अब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, तो जब हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को पैथोलॉजी विषय में पढ़ेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक जो है वो बेसिकली हो क्यों रहा है, उसके दौरान शरीर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, उसकी वजह से क्या सिम्टम आ रहे हैं, वो सब कुछ हमको इसी सब्जेक्ट में समझने का मौका मिलेगा। तो डिसीज की गहराई तक जाने का हमको मौका मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंस, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। हमें जो है, जैसे अब मान लीजिए कि जब हम किसी भी डिसीज को पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि इस डिसीज में कौन सी ब्लड टेस्ट करनी है, इस टेस्ट में कौन सा लैब इन्वेस्टिगेशन करना है, किसमें हमें एक्सरे करना होता है, किसमें हमें ब्लड टेस्ट करना होता है, किसमें हमें बायोप्सी करना होता है, ये सब पता चलता है। और डायग्नोसिस अगर सही होगा तभी बीमारी पकड़ में आएगी, और जब बीमारी सही तरीके से पकड़ में आएगी तभी तो ट्रीटमेंट सही होगा। तो अब
अगर हम बोल रहे हैं कि हमें पैथोलॉजी एक्यूरेट डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है, तो एक्यूरेट डायग्नोसिस में कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है? तो हम लोग जो है, जब पैथोलॉजी में हम लोग टिश्यू में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग ऑर्गन्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं, और इनकी स्टडी करने से ही हमें पता चलता है कि इस बीमारी की वजह से पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और उसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि बीमारी है कौन सी, बीमारी है कौन सी। अब पेट में दर्द है बोले तो पेट में दर्द मतलब सिर्फ एक ही कारण से नहीं होता है, हो सकता है पेनक्रियास कैंसर हो सकता है इंटेस्टाइन में छेद हो गए हो जिसको अपन इंटेस्टिनल परफोरेशन कहते हैं, या हो सकता है सिंपल गैस का दर्द हो, एसिडिटी का दर्द हो, इंडाइजेशन का दर्द हो, कुछ भी हो सकता है ना। अब हमें जो है पैथोलॉजी में डिसीज का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को भी समझने में हेल्प मिलती है, क्योंकि जब हम किसी भी टिश्यू किसी भी ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो हमें एग्जैक्ट ये समझ में आता है कि एग्जैक्टली बॉडी के अंदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उन चेंजेस को रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, समझे? इससे हमें ये पता चलता है कि बीमारी अपने किस स्टेज पर है, किस स्टेज पे पहुंच गई है, यहां से पेशेंट को ठीक कर पाना पॉसिबल है कि नहीं है। इससे हमें पेशेंट की केयर जो है उसको भी प्लान करने का मौका मिलता है। तो अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी हेल्प सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, है ना, बिकॉज वी स्टडीड पैथोलॉजी। हम पैथोलॉजी उस डिसीज की पढ़े हैं, इसीलिए हम सही ट्रीटमेंट का चुनाव कर पा रहे हैं। और पैथोलॉजी जो है ये डिसीज प्रोग्नोसिस मतलब कितनी सीवियर हो चुकी है डिसीज उसका पता चलता है। क्लियर? अब उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो हेल्प आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर एंड कॉज फॉर द डिसीज प्रिवेंशन। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें अगर किसी बीमारी के कॉज का पता चल जाए, एटियोलॉजी का पता चल जाए, तो हम उस बीमारी को रोक सकते हैं। भैया ये बीमारी वायरस से होती है, वो वायरस यहां मिलता है, दूर रहो। डेंगू जो है मच्छर का काटने से होता है, कॉज पता चल गया तो हम लोग जो है मच्छर वाली जगह पे नहीं जाएंगे या मच्छर को हमारे घर में नहीं आने देंगे। तो प्रिवेंशन, तो हम कॉज का भी स्टडी करते हैं पैथोलॉजी में। हम लोग देखो यहां पे लिखा है कंसर्न विद द कॉज और ओरिजिन एंड नेचर ऑफ डिसीज। तो हम इसमें कॉज का स्टडी कर लेते, पता रहता है कि ये कौन सी बीमारी किस कारण से हो रही है, फिर से हम बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड एडवांसमेंट, तो पैथोलॉजी जो है ये नर्सिंग के फील्ड में रिसर्च में मदद करता है ना। इससे जो है हेल्प मिलती है कि भैया वैक्सीन बनाई जा सकती है, इससे नए नए डायग्नोस्टिक टूल बना सकते हैं, इससे नए नए हम लोग ट्रीटमेंट बना, क्योंकि हमें डिसीज का पूरा नॉलेज है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कैंसर, जेनेटिक रिसर्च, मेडिकल एडवांसमेंट, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स एक्सप्लेन डिसीज प्रोसेसेस टू पेशेंट। अब हमको एज अ नर्स जब हम पेशेंट के सामने जाते हैं तो पेशेंट को हमें बताना होता है कि आपको क्या हुआ है, किस टाइप की आपको प्रॉब्लम है, आपको किस टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये सब कुछ उसको बताना होता है। तो इसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हम पेशेंट के साथ में या अदर जो हमारे टीममेट्स है या डॉक्टर्स है या अदर नर्स है उनसे ठीक से हम बात कर पाएंगे। नहीं तो वो क्या बोल रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट कौन सा है? ये बेटा बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम का न्यू लाइव बैच आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। न्यू लाइव बैच शुरू हो रहा है, इसमें आज हम लोग स्टार्ट किए हैं पैथोलॉजी फर्स्ट का हमारा लाइव बैच चल रहा है, ठीक है। इसका हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा यूनिट 1। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो ये हुए पैथोलॉजी पढ़ने के इंपॉर्टेंस। अब देखो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ टर्म्स इन पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में कई सारी टर्म्स का इस्तेमाल होता है, अब वो टर्म्स जो है वो हमको यहां पे समझनी है, ठीक है। वो टर्म्स हमको यहां पे समझनी है। तो कौन सी टर्म्स है एक एक करके समझते हैं, ठीक है, एक एक करके समझते हैं, है ना। पहला वर्ड है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैथोलॉजी मतलब आप ये बोल सकते हैं स्टडी ऑफ कॉज, डिसीज डेवलपमेंट, डिसीज की वजह से जो बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं या डिसीज का इफेक्ट, इनके स्टडी को हम कहते हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द पैथोलॉजी मतलब किसी भी डिसीज के कॉज को समझना, वो कैसे डेवलप हो रही है उसको समझना, उसकी वजह से हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो समझना, और वो बीमारी के इफेक्ट को समझना, इसको कहते हैं पैथोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है किस कारण से बीमारी हो रही है, कॉज ओरिजिन, है ना। कि भैया जैसे कोई भी इंफेक्शन है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो उस इंफेक्शन का कॉज क्या हो गया? बैक्टीरिया, है ना। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन डिसीज डेवलपमेंट। अब जैसे कोई बीमारी, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे शरीर में घुस गया, अब वो घुसने के बाद किस तरीके से
किस तरीके से वो डिसीज जो है हमारे शरीर के अंदर में बढ़ रही है, उसको कहेंगे उसका पैथोजेनेसिस, कि वो किस तरीके से बीमारी जो है बढ़ती है शरीर में। फिर है लेसन्स। लेसन्स मतलब एबनॉर्मल टिश्यू चेंजेस, जैसे वुंड, ट्यूमर या स्कार, है ना। लेसन्स मतलब जैसे वुंड मतलब होता है घाव, है ना। ट्यूमर मतलब मांस का गोला। स्कार मतलब क्या होता है? स्कार मतलब जैसे आपने कई बार देखा होगा कि किसी किसी के चेहरे पे ऐसे चाकू वाकू के निशान रहते हैं, या हमको भी बचपन में कभी कुछ कट गया हो, चोट लग गई हो, तो वहां पे निशान बन जाता है, वो निशान को कहते हैं स्कार। उस निशान को बोलते हैं स्कार। तो किसी भी इंजुरी या किसी भी डिसीज की वजह से जब हमारे टिश्यू में कोई एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं तो उसको हम कहते हैं लेसन्स। लेसन को क्या बोल रहे हैं, है ना। लेसन को समझो, ये कई बार शब्द आएंगे और अब अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे, है ना। तो मान लीजिए शरीर में कोई इंजुरी हुई या फिर कोई डिसीज हो रही है, इस डिसीज की वजह से हमारे शरीर में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आए, कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आए, कहां पर आए? इन टिश्यू, इज कॉल्ड एज लेसन। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल स्कार, जो चोट का निशान बन जाता है उसको बोलते हैं स्कार। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब सीधी सी बात है, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है विदाउट माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के जब भी हम सेल्स या टिश्यू में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको अगर हम देख पाए, है ना। जैसे लीवर है, अब भैया लीवर का साइज बढ़ गया है, लीवर पहले इतना बड़ा था अब इतना बड़ा हो गया है, तो हमको बाहर से ही देख के समझ में आ जा रहा है, तो उसको कहेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है। सिम्टम, सिम्टम मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो पेशेंट होता है, जो पेशेंट होता है वो किसी बीमारी की कंडीशन में जो अपनी बातें बताता है कि मुझे यहां दर्द हो रहा है, मुझे वहां दर्द हो रहा है, तो वो पेशेंट अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, तो वो जो एक्सपीरियंसेस है उसको अपन कहेंगे सिम्टम, उसको अपन कहेंगे सिम्टम्स। तो पेशेंट रिपोर्टेड एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड एज, मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, नोट्स में आपको पूरा मिलेगा। साइन, ऑब्जर्वेबल फाइंडिंग, साइन। अब साइन और सिम्टम में क्या फर्क है? जैसे मान लीजिए मुझे, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, तो मैंने बोला कि मेरे जो है आंख से पानी निकल रहा है ना, मुझे मेरे आंख से पानी निकल रहा है और मेरी आंखों में जलन हो रहा है। अब मेरी आंखों में जलन हो रहा है ये सिम्टम हो गया, और मेरी आंखों से पानी निकल रहा है ये साइन हो गया। कैसे? समझो बात को, कि जो जलन हो रही है वो मुझे ही फील हो रहा है, लेकिन तुम लोग जो देख रहे हो कि सर के आंखों से पानी निकल रहा है, तो ये कोई दूसरा पर्सन भी देख के बता ले रहा है, लेकिन मुझे आंखों में जलन हो रही है दूसरा पर्सन देख के बता सकता है क्या? नहीं। तो जब कोई ऑब्जर्वेबल फाइंडिंग, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, जिसको देखा जा सके, जो कोई दूसरा पर्सन भी देख सकता है ना, ऑब्जर्वेबल फाइंडिंग बाय द एग्जामिनर, बाय द एग्जामिनर, उसको कहेंगे साइन। तो साइन वर्सेस सिम्टम, साइन वर्सेस सिम्टम। क्लियर हुई बात? बात समझे, है ना। अब डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? मतलब हम किसी भी बीमारी को समझने के लिए या कौन सी बीमारी है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम लोग लैब टेस्ट करते हैं, जो हम लोग पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं डायग्नोसिस। क्योंकि लैब टेस्ट करते क्यों है? बीमारी को समझने के लिए, है ना। फिर है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब हो सकता है कि भाई किसी भी बीमारी की वजह से आगे फ्यूचर में उस बीमारी की वजह से उस पेशेंट के साथ क्या हो सकता है। अरे वो बीमारी में तो मतलब एक बार गैंग्रीन हो गया तो हाथ पैर काटना ही पड़ता है, तो हाथ पैर काटना ये गैंग्रीन जो है उसका प्रोग्नोसिस हो गया। या फिर अरे नॉर्मल बुखार है यार, कल मौसम का है, थोड़ा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, ये उस बुखार का प्रोग्नोसिस हो गया। तो प्रोग्नोसिस मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड डिसीज आउटकम। अब ये रिकवरी भी हो सकती है कि वो डिसीज में आगे क्या होगा, उसको कहेंगे प्रोग्नोसिस। ठीक है। फिर इन्फ्लेमेशन, ये तो हमको पता है, ये सूजन। अब ये इन्फ्लेमेशन जो है ये हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना। मतलब जैसे ही हमारे शरीर में कहीं पर चोट लगती है तो तुरंत वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन हुआ है इसका मतलब है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजुरी और इन्फेक्शन, उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब क्या होता है? नेक्रोसिस मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे हमारे बॉडी की जो टिश्यूज है, हमारे बॉडी की टिश्यूज है, फॉर एग्जांपल समझो कि ये हमारे बॉडी की टिश्यू है ना। अब ये टिश्यू है तो भैया ये बहुत सारी सेल्स हैं। अब सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए?
है ना, उसको जो है ग्लूकोज चाहिए, उसको जो है न्यूट्रिएंट चाहिए। अब ये सारी चीजें उसको कहां से मिलेगी? तो वो मिलेगी बेटा ब्लड से। कहां से मिलेगी? ब्लड से मिलेगी। ब्लड में ही ऑक्सीजन होता है, ब्लड में ही ग्लूकोज होता है, ब्लड में ही प्रोटीन मिलेगा, सब कुछ ब्लड में मिलता है। और यही सब चीजें इस टिश्यू को मिलती है, तब ये टिश्यू सर्वाइव करती है। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से यहां पे ये ब्लड सप्लाई अगर रुक गया, तो ये टिश्यू को जो है ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह सब सप्लाई नहीं होगा, और वो सब कुछ सप्लाई नहीं होगा तो ये टिश्यू की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और जब इस टाइप के ब्लड सप्लाई या ये न्यूट्रिएंट की सप्लाई में ब्लॉकेज की वजह से जब टिश्यू की डेथ होती है, तो उसको हम कहते हैं बेटा नेक्रोसिस। उसको हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन की कमी से सेल की डेथ। क्लियर? उसको कहेंगे नेक्रोसिस। फिर है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स है, अलग अलग टाइप की सेल्स है। वो अलग अलग टाइप की सेल्स जो है, अलग अलग टाइप की उनकी एज है। जैसे आरबीसी का एज 120 दिन। लेकिन 120 दिन के बाद क्या होगा? तुम लोग क्या रोज अपने शरीर में से 120 दिन जिन आरबीसी का हो गया उनको बाहर निकालते हो क्या? नहीं, वो मर जाती है, अपने आप उसकी डेथ हो जाती है। तो जो हमारे बॉडी के अंदर में नेचुरल सेल डेथ के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, और उसी प्रोग्राम को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। तो इसको कुछ कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो क्या होता है, जैसे समझो बात को एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोई एक ये सेल है, कोई भी सेल है मान लो, सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है और बहुत सारी चीजें होती है। उसमें से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम के अंदर यहां पर कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम जो है इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये लाइसोसोम से बाहर निकल गए तो ये पूरे लाइसोसोम को खा जाएंगे, सॉरी पूरी सेल को खा जाएंगे। मतलब ये जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में आग लगा देते हैं। ये इतने खतरनाक एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम के अंदर होते हैं। तो जब सेल की अपनी उम्र पूरी हो जाती है तो उसमें से उसके सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो लाइसोसोम फट जाते हैं एज पूरी होने के बाद। और वो लाइसोसोम फटने के बाद उसमें से ये एंजाइम्स होते हैं, तो इनको कहते हैं बेटा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और 50 से ज्यादा टाइप के एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिर सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं और सेल को मारना शुरू कर देते। तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आया, ये नेचुरल सेल डेथ है। और ये जरूरी है, जब पुरानी सेल्स मरेगी तब तो नई सेल आएगी, है कि नहीं? इस टाइप से होता है। इन्फेक्शन, तो कोई भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जब हमारे शरीर में घुसता है, जब हमारे शरीर में घुसता है और हमारे बॉडी टिश्यू में जाता है, उसको कहते हैं इन्फेक्शन। ट्यूमर या न्यूप्लाज्म। ट्यूमर या न्यूप्लाज्म क्या होता है? तो जैसे आप मान लीजिए कि हमारा शरीर जो है, हाफ स्क्रीन दिख रहा है? एक मिनट बेटा, एक मिनट रहिएगा। एक मिनट बेटा। है? अब दिख रहा है बेटा? ठीक, अब दिखा? ठीक, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? ट्यूमर या न्यूप्लाज्म। जैसे आप लोगों ने बूंदी का लड्डू देखा होगा, बूंदी का लड्डू देखा है? तो बूंदी का लड्डू जो है उसको आप ट्यूमर मान लीजिए, और एक एक बूंदी को हमारा सेल्स मान लीजिए, बॉडी की सेल्स मान लीजिए। तो सेल का मास, बूंदी का मास, बूंदी का गोला मतलब लड्डू, और सेल का लड्डू, सेल का मास मतलब ट्यूमर। ठीक है? अब बहुत सारी सेल्स को मिलकर वो ट्यूमर बना है। तो हो सकता है वो जो सेल्स है वो कैंसरस सेल हो, वो कैंसरस सेल हो, या हो सकता है कि वो सेल जो है नॉन कैंसरस हो, ये भी हो सकता है ना? तो जब नॉन कैंसरस सेल्स का ट्यूमर होता है तो उस ट्यूमर को हम लोग कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, बेनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं, अब बेनाइन ट्यूमर का मतलब समझ गए आप, है ना? ये क्या है? इट इज द मास ऑफ नॉन कैंसरस सेल्स, मास ऑफ नॉन कैंसरस सेल्स। इट इज द मास ऑफ स्लो ग्रोविंग सेल्स। ये सेल्स भी स्लो ग्रो होती है। क्लियर?
जो बेनाइन ट्यूमर होगा, जो बेनाइन ट्यूमर होगा, ये जहां पर शरीर में हुआ है ना, वहीं पूरी जिंदगी बिताता है। बहुत आलसी टाइप का है, बहुत आलसी टाइप का, कुछ नहीं करता है। तो ये क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है। क्या होता है? लोकलाइज्ड, जहां है वहीं रहेगा। लेकिन इसके अपोजिट एक होता है जिसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है, इट इज द मास ऑफ, सबसे पहली बात तो कैंसरस सेल्स, सबसे पहली बात कैंसरस सेल। दूसरा, इसके अंदर जो सेल्स रहेगी वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है ना, तो फास्ट ग्रोविंग सेल्स या फास्ट डिवाइडिंग सेल्स भी बोल सकते हैं, फास्ट ग्रोविंग सेल्स। फिर ये जो सेल्स रहेगी, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर में रहेगी, ये जहां प्रेजेंट है वहां से वो बॉडी के दूसरे टिश्यू में जा सकती है, नियर बाय टिश्यू में घुस सकती है। तो ये मास ऑफ कैन स्प्रेड सेल्स, मतलब ऐसी सेल्स का मास होता है जो आसपास के टिश्यू में स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है, तो कैंसर फैल सकता है ना। तो ये होता है बेनाइन ट्यूमर और ये होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्लियर? मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है कि जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारी ये बॉडी है, हमारी ये बॉडी है, अब मान लीजिए कि यहां पर जो है, यहां पे हो गया एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या हो गया? मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कैंसरस ट्यूमर है, ये कैंसरस सेल से बना हुआ है, तो ये कैंसरस ट्यूमर है। अब जैसे जैसे समय बीतता चले गया, इसकी ग्रोथ होती गई, ग्रोथ होने के बाद अब मान लीजिए कि इसमें से कुछ सेल्स निकली, कुछ सेल्स निकली और हमारे बॉडी के दूसरे शरीर में, हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट के पास आके एक दूसरा ट्यूमर बना दी। तो ये तो ट्यूमर नंबर 1 था, लेकिन ये ट्यूमर नंबर 2 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो इसके अंदर की सेल्स निकली थी वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन पे आके ग्रो करने लगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स। इसी को कहते हैं हम लोग मेटास्टेसिस। स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट सेल इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस फ्रॉम वन बॉडी ऑर्गन टू अनदर बॉडी ऑर्गन, या वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। क्लियर हुई बात? बात समझ आ गई? तो इसको कहते हैं बेटा मेटास्टेसिस, स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स टू अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, फिर इसके बाद डीजनरेशन। डीजनरेशन का मीनिंग क्या होता है? फिर उसके बाद जो टर्म है वो है डीजनरेशन। डीजनरेशन मतलब क्या? डिक्लाइन इन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल्स और टिश्यू। तो हमारे बॉडी की कोई भी सेल या कोई भी टिश्यू जो है, जब उसका स्ट्रक्चर ये डैमेज होने लगे या फंक्शन जो है वो कम होने लगे, तो उसको कहते हैं डीजनरेशन। हाइपरप्लासिया, इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग आगे। हाइपरप्लासिया मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉर्मल सेल, है ना। हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन सेल साइज। इसको याद रखने का ट्रिक बताता हूं मैं, ठीक है। ट्रॉफी, ट्रॉफी, ट्रॉफी मतलब जैसे हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या कॉलेज में अगर फर्स्ट आ गए तो हमें ट्रॉफी मिलती है। वो ट्रॉफी मिलने के बाद हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता है। ट्रॉफी मिल गई मुझे, अब वो सीना चौड़ा हो गया मतलब हमारा साइज बढ़ गया। तो ये ट्रिक से आप तो जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हाइपरप्लासिया में नंबर बढ़ता है सेल का या हाइपरट्रॉफी में नंबर बढ़ता है। तो हाइपरट्रॉफी में आपको ट्रॉफी मिली, इसीलिए आपका सीना चौड़ा हो गया, मतलब आपका साइज चौड़ा हो गया। तो जब सेल का साइज या टिश्यू का साइज बढ़ता है तो उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी, और जब सेल का नंबर बढ़ता है नॉर्मल सेल्स का, उसको कहते हैं हाइपरप्लासिया। एट्रोपी बिल्कुल उल्टा, कि जब साइज में कम होता है, साइज छोटा होता है ना। तो अगर मान लीजिए बढ़ती उम्र के साथ हमारे बॉडी ऑर्गन के साइज कम होने लगते हैं, बीमारी की वजह से हमारे बॉडी ऑर्गन साइज कम होते हैं, या हम लोग किसी ऑर्गन का अगर इस्तेमाल नहीं करें, डिसयूज करें, इस्तेमाल ही नहीं, मिसयूज नहीं कर रहे, डिसयूज कर नहीं रहे, पड़ा हुआ है खाली, तो धीरे 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 उसमें उसमें एट्रोपी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वो बॉडी ऑर्गन जो है कुछ टाइम बाद गायब, जैसे हमारी पूंछ गायब हो गई, इस टाइप से। डिस्प्लासिया, डिस्प्लासिया मतलब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, है ना। तो हमारे बॉडी की कोई भी सेल या कोई भी टिश्यू, इसमें जब एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है तो उसको कहते हैं डिस्प्लासिया। और ये जो डिस्प्लासिया है ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्री कैंसरस है, मतलब कैंसर होने के पहले की कंडीशन है, कैंसर होने की पहले की कंडीशन है ये। क्लियर? ठीक है। फिर इसके बाद एनाप्लासिया। एनाप्लासिया मतलब लॉस ऑफ नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन सीन इन कैंसर। तो जब कोई सेल या टिश्यू अपना काम करना ही बंद कर दे, जनरली कैंसर में ऐसा ही होता है, तो उसको कहते हैं एनाप्लासिया। एक्सुडेट, तो जब हमारे बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेशन होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर में सूजन आती है, तो वो सूजन की वजह से
जो ब्लड वेसल्स होती है, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरी, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं, उस कैपिलरी में से प्रोटीन से भरा हुआ जो फ्लूइड है वो बाहर निकलता है और उसको अपन कहते हैं एक्सुडेट। ठीक है। फिर है एडेमा। एडेमा, एडेमा मतलब जैसे आपने बड़े बुजुर्ग को देखा होगा अपने घर में, अपने नानी को, दादी को, दादाजी को, है ना, उनको देखा होगा तो आपने ये पाया होगा कि वो बहुत देर अगर पूजा पूजा के मंदिर के लाइन में खड़े हो गए या बहुत देर बैठे रह गए या उनको बहुत देर जो है आराम करने का मौका नहीं मिला तो उनके पैरों में सूजन आ जाती है। वो सूजन क्या होती है, उसको कहते हैं एडेमा। क्या कहते हैं, एडेमा। तो होता क्या है, जैसे जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे बॉडी की कोई टिश्यू है ना, तो ये कई सारी सेल्स है, कई सारी सेल्स है ना, तो ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, टिश्यू है। अब ये टिश्यू के बीच में, टिश्यू के बीच में यहां पर ये क्या है, ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये क्या होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस होती है। तो होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स जब टिश्यू के पास से ब्लड को लेकर जाती है तो ब्लड के अंदर से थोड़ा सा फ्लूइड जो है वो इस तरीके से बाहर निकाल के यहां पे पानी जमा हो जाता है। टिश्यू के बीच में पानी की मात्रा, फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाना, और उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं एडेमा। ठीक है। तो यहां क्या हो गया कि एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो गया, एक्सेसिव फ्लूइड ट्रैप्ड इन टिश्यू, इसको कहते हैं हम लोग, इज कॉल्ड एज एडेमा। समझा सबको, हाँ या ना, समझा। हिमोरेज, हिमोरेज मतलब इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द रप्चर्ड ब्लड वेसल। तो हमारे शरीर के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाना। तो हमारे जैसे हम लोग बोलते हैं ना ब्रेन हैमरेज हो गया, तो ब्रेन हैमरेज नहीं है, वो ब्रेन हिमोरेज है। तो जो हमारे ब्रेन में छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो फट जाती है और पूरे के पूरे ब्रेन में जो है ब्लड फैल जाता है, उसको हम कहते हैं हिमोरेज। थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट इनसाइड अ वेसल में ब्लॉक द फ्लो, है ना। तो यहां पे जो ब्लड क्लॉट है इसको हम कहते हैं थ्रोम्बस, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। तो मान लीजिए किसी कारण से हमारे ब्लड में थक्के जमना शुरू हो जाए, हमारा ब्लड जो है क्लॉट होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से थ्रोम्बस बन रहे हैं, और ये बड़ी ब्लड वेसल में मान लीजिए थ्रोम्बस बन गया बड़ी ब्लड वेसल में और ब्लड के साथ बह रहा है। अब कोई छोटी ब्लड वेसल्स रास्ते में आई जैसे कैपिलरी, और उसका डायमीटर इस क्लॉट से छोटा है, तो वो जाकर उस ब्लड कैपिलरी को ब्लॉक कर देगा, थ्रोम्बस। एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म मतलब वेसल ब्लॉकेज बाय अ ट्रैवलिंग क्लॉट और फैट और एयर। तो यही जो ब्लड क्लॉट है ये अगर पूरे शरीर में ब्लड के साथ घूम रहा है और घूमते घूमते उसने कहीं पर जो है ब्लॉकेज कर दिया, अब जरूरी नहीं ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बोसिस में सिर्फ ब्लड क्लॉट रहेगा, लेकिन एम्बोलिज्म में ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, फैट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बायोप्सी, बायोप्सी मतलब जब किसी डिसीज के डायग्नोसिस के लिए हम टिश्यू का सैंपल निकालते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, उसको कहते हैं बायोप्सी। हिस्टोपैथोलॉजी, ये आप जानते हैं, इससे जो हमारे बॉडी की टिश्यूज है, उन बॉडी की टिश्यूज को जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी, जब हम डिसीज्ड सेल की स्टडी करते हैं, डिसीज्ड सेल की स्टडी करते उसको बोलते हैं साइटोपैथोलॉजी। साइटो, साइटो का मतलब ही होता है सेल, साइटो का मतलब ही होता है सेल, क्लियर। इम्यूनोपैथोलॉजी, जब हम इम्यून सिस्टम के रिलेटेड डिसीज की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं इम्यूनोपैथोलॉजी। तो इसमें एलर्जी आ गई, ऑटो इम्यून डिसीज आ गई, सब कुछ आ गया इसमें, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल इंजरी। सेल इंजरी पे बेटा सीधा सीधा आप मानेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मैं अगर आपको बताऊं तो जो यूनिट नंबर 1 है उसमें सेल इंजरी के ऊपर ना, मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है, डिफाइन सेल इंजरी, और साथ में आता है डिस्क्राइब एटियोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, डिस्क्राइब एटियोलॉजी एंड कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। ये क्वेश्चन आता है बेटा इस टॉपिक से 5 से 7 नंबर का। कितना आता है, 5 से 7 नंबर क्वेश्चन आता है, क्लियर हुई बात। तो ये सेल इंजरी को हम लोग कल की क्लास में शुरू करेंगे। तो कल दोपहर 3 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे इस आगे। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उन सबको मैं बता दूं कि बीएससी नर्सिंग 3rd सेम की लाइव बैच ये आज से भूषण साइंस प्लस की ऐप पे शुरू हो रही है, और आज उसकी पहली क्लास पैथोलॉजी की हो भी गई। तो जिस बच्चे को भी अपने एग्जाम के रिजल्ट में 4 चांद लगाने हैं, गोल्डन बैच आप सभी का स्वागत करता है, आप सभी के इंतजार में है कि फटाफट से आइए, ज्वाइन कीजिए, साथ में पढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।